Good afternoon, everyone. KSIS Academy welcomes you to a session on test series. All of you are welcome on the session on ISPT test series. आज हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और जैसा कि ये क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, ये क्वेश्चन है एज पर थैलीनॉमिक्स which state has the cheapest vegetarian थाली in India? थैलीनॉमिक्स के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है? तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक शब्द है थैलीनॉमिक्स, इस पे गौर करेंगे। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आया है। थैलीनॉमिक्स, इसको यदि संधि विच्छेद करेंगे तो इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, थैलीनॉमिक्स, हिंदी में थैलीनॉमिक्स। ये थैलीनॉमिक्स कुछ नहीं बल्कि ये थाली प्लस इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब है थाली का इकोनॉमिक्स, दो वक्त के रोटी का इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब कि आपके थाली में मांसाहारी व्यंजन भी हो सकता है, आपके थाली में शाकाहारी व्यंजन भी हो सकता है। तो इट इज इकोनॉमिक्स ऑफ अ प्लेट, जिसमें शाकाहारी व्यंजन में आपका दाल और सब्जी, मांसाहारी में आपका दाल के जगह गोश्त और एक सब्जी। तो ये शब्द 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में एक नया कॉन्सेप्ट के रूप में उभरा है और इसी पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका आधारित है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन उम्मीद मत कीजिए आईएएस के परीक्षा में। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंसिडेंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम। सो लेट्स डिस्कस। इस शब्द का महत्व यह है कि ये 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में ये शब्द आया है। पहली बार ये शब्द 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में आया है, 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे में आया है। और इसमें क्या बताया गया है, किस पृष्ठभूमि में ये डिस्कस किया गया है, इस शब्द का क्या महत्व है हमारे आर्थिक व्यवस्था में। तो इसमें महंगाई या सस्ता, कॉस्टली या चीप थाली के बारे में बात की गई है कि कोई भारत का एक व्यक्ति यदि कोई शाकाहारी खाना खाता है तो 2006-07 के तुलना में 2019-20 के संदर्भ में वो थाली सस्ता हुआ है या महंगा।
कहने का मतलब है खाद्य पदार्थ, फूड मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये इसका अपना एक पोषाहार महत्व है। इट हैज इट्स ओन न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो ये जीवन का मूलभूत इकाई जो है, क्या आपको सुलभ रूप से मिल पा रहा है? इज इट कॉस्टली और हैज इट बिकम चीपर इन द लास्ट 10 years? तो थाली का इकोनॉमिक्स, जिसको कि थैली इकोनॉमिक्स कह रहे हैं या थाली इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, इसी चीज पे जो है विश्लेषण पे ये आधारित है। तो इस शब्द का महत्व है कि इस शब्द को पहली बार हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में देखे हैं। अब देखते हैं कि थालीनॉमिक्स क्या है। ये थाली इकोनॉमिक्स है, ये है आपका भोजन का थाली। ये भोजन का थाली है, मन दिस इज योर प्लेट। ये आपका भोजन का थाली है, और इस थाली को यदि कोई एक व्यक्ति हासिल करना चाहता है, इस भोजन वाले थाली को कोई व्यक्ति हासिल करना चाहता है, तो उसको कितना भुगतान देना होगा। कहने का मतलब कि दिस इज योर प्लेट and in this plate there are certain food items, and as an ordinary person of this country, how much do you have to pay in order to get this plate of food? तो थालीनॉमिक्स जो है आपका इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। दिखाई दे रहा है दोनों ग्रुप के बच्चों को। अब इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये 2006-07 से 2019-20 का अध्ययन किया गया है। मतलब जिस अवधि के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो 2006-07 से लेके 2019-20 तक ये डाटा के आधार पे ये बनाया गया है। और इसमें भारत सरकार का ये दावा है कि एक परिवार को जिसमें 5 लोग हैं, अ फैमिली एज पर द सर्वे कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, तो उस परिवार को 2 वक्त की थाली में पिछले 10 सालों में 10 से 11 हजार का बचत हुआ है, 10 से 11 हजार का सेविंग्स हुआ है, 10 से 11 हजार का बचत हुआ है। अर्थात कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ भारत में सस्ता हुआ है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, एक परिवार में one family consists of 5 members। आर्थिक सर्वेक्षण में जो डाटा के आधार पर अध्ययन किया गया है, इसमें एक इकाई एक परिवार को माना गया है, और समानता उस परिवार में 5 सदस्यों की बात की गई है कि इस परिवार में 5 सदस्य हैं। There are 5 members in a family। और ये परिवार जो है एक दिन में 2 थाली का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब कि एक परिवार एक दिन में 10 थाली का इस्तेमाल करता है।
क्योंकि एक परिवार में आपके 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य जो हैं 2 बार दिन में खाना खाते हैं। तो एक परिवार में यदि 5 सदस्य है और 5 सदस्य यदि 2 बार खाना खाते हैं तो इस 10 थाली पे जो खर्च बैठता है, इस 10 थाली पे जो खर्च बैठता है, यदि आप शाकाहारी हैं, यदि आप शाकाहारी हैं, यदि आप वेजिटेरियन हैं, तो सालाना 10,887 रुपए का बचत हुआ है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो सालाना पर ईयर 10,887 रुपया का बचत हुआ है। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऐसे स्थिति में 11,787 रुपया का बचत हुआ है। मीन्स इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू आर सेविंग 11,787 in your purchase of थाली। तो अर्थात निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि पिछले 10 सालों में खाद्य पदार्थ पे जो भुगतान होता है वो सस्ता हो गया है। Means the payment you are making for the purchase of food item has become less costly, has become cheaper, and a family with 5 members are saving annually 10,887 rupees if that family is using vegetarian food, and if the family is using non-vegetarian food, the family is saving 11,787 rupees. यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए, यदि यहाँ तक समझ में आ गया तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका थाली इकोनॉमिक्स है, यहां पे 2 प्रकार के थाली का वर्णन किया गया है। एक है शाकाहारी यानी वेजिटेरियन फूड, और दूसरा है आपका मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन फूड। तो 2 तरीके का व्यंजन आप देख रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में थाली में 2 वर्गीकरण है। देयर आर 2 डिफरेंशिएशन, 2 क्लासिफिकेशन। वन इज वेजिटेरियन एंड द अदर इज नॉन वेजिटेरियन। वन इज मांसाहारी एंड द अदर इज शाकाहारी। ठीक है। अब जो है, जो आपके अब सवाल उठता है कि यदि आप शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बच्चों दोनों ग्रुप? ओके। यदि आप शाकाहारी भोजन कर रहे हैं तो आपके थाली में क्या क्या होना चाहिए? अर्थात भारत सरकार के डेफिनेशन के अनुसार, भारत सरकार के परिभाषा के अनुसार वेजिटेरियन थाली में क्या होना चाहिए, शाकाहारी थाली में क्या होना चाहिए? तो शाकाहारी थाली में 300 ग्राम अन्न होना चाहिए। इन वेजिटेरियन फूड यू शुड हैव सीरियल्स ऑफ 300 ग्राम। तो 300 ग्राम का आपका सीरियल्स या अन्न होना चाहिए। इसके साथ थाली में 150 ग्राम
का सब्जी होना चाहिए, 150 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स, और 60 ग्राम में, और अगले 60 ग्राम में आपका दाल यानी पल्सेस, तेल यानी वेजिटेबल ऑयल, और मसाला यानी स्पाइसेस। तो भारत सरकार के अनुसार यदि आप शाकाहारी थाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके थाली में 300 ग्राम का अन्न या सीरियल होना चाहिए। सीरियल कहे तो चावल या गेहूं यानी रोटी। आप रोटी या चावल खा रहे हैं जिसका कुल 300 ग्राम होना चाहिए। साथ में आप सब्जी खा रहे हैं और सब्जी का कुल वजन जो होना चाहिए वो 150 ग्राम है। तीसरा आपका 60 ग्राम है जिसमें कि दाल आ जाएगा, तेल आ जाएगा और मसाला आ जाएगा। तो एक शाकाहारी व्यंजन में, एक शाकाहारी थाली में ये सब घटक है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं मांसाहारी फूड में। मांसाहारी थाली में क्या है, नॉन वेजिटेरियन फूड में क्या है। नॉन वेजिटेरियन फूड में सब कुछ शाकाहारी व्यंजन की तरह ही है, लेकिन दाल के जगह यहाँ पे आपका गोश्त है। दाल के जगह यहाँ पे आपका 60 ग्राम का गोश्त होगा, चाहे वो चिकन हो तो 60 ग्राम हो, मटन हो तो 60 ग्राम हो, आपका फिश हो तो 60 ग्राम हो। तो ये है आपका मांसाहारी भोजन का जो है व्यंजन। अब इस तरह का परिभाषा पे भारत सरकार कैसे पहुंची? तो इस तरह के परिभाषा में भारत सरकार पहुंचने से पहले पूरे भारत को 4 क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। पूरे भारत को 4 क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया, उत्तरी, पश्चिम, पूर्वी और दक्षिणी। मीन्स भारत को 4 क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। और फिर जो है औद्योगिक जो मजदूर हैं, इंडस्ट्रियल लेबरर्स हैं, 80% 80% इंडस्ट्रियल लेबरर से सर्वे किया गया। अब जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि 2006-07 हमारा बेस ईयर रहा, 2006-07 हमारा बेस ईयर रहा, और इसकी तुलना हम लोग 2019-20 में किए। और जब ऐसा सर्वेक्षण देखा गया तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि आपका जो वेजिटेरियन थाली है, 2019-20 में 2006-07 के तुलना में 20% सस्ता हुआ, 20% इट वॉज चीपर। और वही नॉन वेज थाली में, मांसाहारी थाली जो है, ये आपका 18% ये सस्ता हुआ, इट बिकेम 18% मोर चीपर। तो ये था आर्थिक सर्वेक्षण का निष्कर्ष, ये था आपके इकोनॉमिक सर्वे का निष्कर्ष। और इस निष्कर्ष में पहुंचने के लिए भारत सरकार पूरे 25 राज्य, 25 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी का सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण में इंडस्ट्रियल लेबरर्स जो है मुख्य रूप से इनसे सर्वे किया गया, और सर्वे करने के बाद जो है इस तरह का निष्कर्ष में ये पहुंचा।
अब इसमें ये बात देखी गई है कि आपका शाकाहारी थाली में 20% का सस्ता हुआ है, लेकिन सबसे किफायती शाकाहारी थाली जो भारत में झारखंड में मिलता है। चीपेस्ट वेजिटेरियन फूड इज अवेलेबल इन झारखंड। और बिहार और महाराष्ट्र में जो है, बिहार और महाराष्ट्र मांसाहारी थाली में एक्सेप्शन है, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी पूरे भारत में मांसाहारी थाली जो है उसका दाम घटा है, अपवाद में बिहार और महाराष्ट्र है। ठीक है, इसको आप एक नया टर्म दे सकते हैं, थाली स्फीति या थाली फ्लेशन या थाली इन्फ्लेशन। जैसे मुद्रा में स्फीति होता है इन्फ्लेशन, उसी तरह थाली में होता है स्फीति या थाली इन्फ्लेशन। यदि ये समझ में आया स्टूडेंट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि थैलीनॉमिक्स के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे सस्ती शाकाहारी थाली है, तो वो है आपका झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी जो है वो है सही ऑप्शन, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र, और इसका भी सही ऑप्शन ए है 1 और 2। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग पिछले टेस्ट में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, डेमोग्राफिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, इस कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। और इसी कॉन्सेप्ट के तहत एक इकोनॉमिक्स हैं जिनका नाम है थॉमस माल्थस, जिनका नाम है थॉमस माल्थस। वो जनसंख्या वृद्धि में ये वक्तव्य दिए थे कि एक तरफ जनसंख्या वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, और दूसरे तरफ फूड सप्लाई है, खाद्य आपूर्ति है। और उनका कहना यह था कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज्यादा स्पीड से होती है और फूड सप्लाई की स्पीड जो है इससे कम होती है। तो चूंकि फूड सप्लाई का, आपके खाद्य आपूर्ति का जो दर कम होता है जनसंख्या वृद्धि से, इसीलिए विश्व में आपका भूखमरी है, गरीबी है, और इसका प्राकृतिक संतुलन महामारी से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है थॉमस माल्थस, थॉमस माल्थस, who said that the number of people would increase faster than the food supply. It was said by Thomas Malthus. ये आपके थॉमस माल्थस के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 स्थानीय लोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। स्थानीय लोग मतलब इंडिजिनस पीपल, एंड अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है
कि यहाँ पे किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ के स्थानीय लोग की पहचान की बात की गई है। जैसे पटना के अपने स्थानीय लोग हैं, आप बॉम्बे तो बॉम्बे के अपने स्थानीय लोग हैं। तो इसी स्थानीय लोग के आधार पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल मनाया गया। 9 अगस्त 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और इस वर्ष का मुख्य विषय था कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल, कोविड-19 और स्थानीय लोग। एक ये तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिया गया है, ये यूएन संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा दिया गया है। इट हैज बीन गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि 13 अगस्त को पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम जो थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए, शांति के लिए। तो उनका निधन हो गया। क्वेश्चन में यह है कि जॉन ह्यूम को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, जॉन ह्यूम जो हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के रहने वाले थे। नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसको क्या उत्तरी आयरलैंड के थे। और यहाँ के ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पॉलिटिशियन, ये प्रमुख राजनेता थे। और ये आयरलैंड के संघर्ष में इनका अपना योगदान था। और 1998 में डेविड ट्रिम्बल और जॉन ह्यूम को एक साथ नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया था। Both of them were jointly given Nobel Award for Peace। पहला तथ्य। दूसरा तथ्य, आप देखिए कि आयरलैंड में एक राजनीतिक पार्टी है। देयर इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन नॉर्दर्न आयरलैंड। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी। इसके ये फाउंडर मेंबर थे, इसके ये संस्थापक सदस्य थे। और 1970 ये सोशल डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी, सोशल और डेमोक्रेटिक और लेबर पार्टी, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और इसी के जॉन ह्यूम संस्थापक सदस्य थे, नंबर 1। और 1979 से लेके 2001 तक, 1979 से लेके 2001 तक इसके ये अध्यक्ष भी रहे, इसके ये चेयरमैन भी रहे। एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन? यदि कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो पूछिए स्टूडेंट्स। एनी डाउट? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12,
ये आपके बायोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स पे ये क्वेश्चन है। बायोलॉजी और करंट अफेयर्स पे ये क्वेश्चन है। इसमें यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है। इनके द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। और इसमें यह बताया गया है कि कुछ बच्चों के रक्त में शीशे हैं, कुछ बच्चों के रक्त में शीशे हैं, लेड हैं। और क्वेश्चन ये है कि ये शीशे या लेड कितने हैं। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट शीशे लेड दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का डिस्कशन ये है कि यूनिसेफ प्लस एक और संगठन है जिसका नाम है प्योर अर्थ, जिसका नाम है प्योर अर्थ। यूनिसेफ और प्योर अर्थ नामक एक संस्था ने एक रिपोर्ट निकाला। They have come out with a report. UNICEF and Pure Earth has come out with a report. What is the name of the report? इस रिपोर्ट का नाम क्या है? The Toxic Truth. The Toxic Truth. Children exposure to lead pollution undermines a generation of potential. इस रिपोर्ट का नाम क्या है? The Toxic Truth. Children's exposure to lead pollution undermines a generation of potential. ये है इस रिपोर्ट का नाम। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 800 मिलियन बच्चों के रक्त में शीशा पाया जाता है। मीन्स 1 out of every 3 child has lead. मीन्स 3 बच्चों में से कम एक बच्चों में लेड पाया जाता है। और इस लेड की मात्रा कितना है? इस शीशे का मात्रा कितना है? इस शीशे का मात्रा है 5 माइक्रो किलोग्राम पर डेसीलीटर। इस लेड की मात्रा कितना है? तो 5 माइक्रो किलोग्राम पर डेसीलीटर। तो 800 मिलियन बच्चों के रक्त में लेड पाया गया है। यदि इसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो हर एक 3 बच्चों में से एक बच्चों में 500 माइक्रो किलोग्राम प्रति डेसीलीटर लेड पाया जाता है। और इस तरह का जो प्रवृत्ति है ये सबसे ज्यादा साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में देखा गया है। सबसे ज्यादा ये साउथ एशिया या दक्षिण एशिया में देखा गया है ना? ये साउथ एशिया या दक्षिण एशिया में देखा गया है। अब ये लेड जो है इतना ज्यादा
रिपोर्ट का केंद्र क्यों बना? वो इसलिए कि ब्लड में लेड होना और इतनी मात्रा में रक्त में सीसा होना, ये एक न्यूरोटॉक्सिन का काम करती है। न्यूरोटॉक्सिन का काम का मतलब हुआ कि ये दिमाग में, आपके तंत्रिका तंत्र में एक जहर का काम करती है, जिससे कि आपका शरीर दुर्बल हो जाए, आप फिजिकली इनएक्टिव हो जाएं, मेंटली आप रिटार्डेड हो जाएं। इसलिए ये चिंता का विषय है। और ऐसे लोग जब बड़े होते हैं, ऐसे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, तो कोई भी शारीरिक काम नहीं कर पाते, कोई भी फिजिकल काम नहीं कर पाते, और इसके कारण जो आर्थिक क्षति होता है, इसके कारण जो आपका इकोनॉमिक लॉस होता है, वो करीब $1 ट्रिलियन जो है मापा गया है। मीन्स द इकोनॉमिक लॉस इज अप टू $1 ट्रिलियन, इज अप टू $1 ट्रिलियन। दूसरा, ये लेड जो है, ये चिंताजनक कारण इसलिए भी है कि ये लेड के कारण एक आपके यहां लेड प्लस एसिड बैक्टीरिया आपके शरीर में पैदा होता है। मतलब कि ये लेड के मात्रा से, शीशे के मात्रा से आपके शरीर में सीसा तेजाब युक्त एक बैक्टीरिया का निर्माण होता है, जो कि आपके शरीर के लिए घातक होता है, जो आपके शरीर के लिए कमजोर होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि 30 जुलाई को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? देखिए, यदि पुराना आप टेस्ट सीरीज देखेंगे तो ब्रिक्स कंट्री के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन किए हैं, उसी को सप्लीमेंट कर दीजिए कि ये आपका जो है 30 जुलाई को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई, ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग टूक प्लेस, और इसके अध्यक्ष थे आपका रूस। इस बैठक की अध्यक्षता की, यानी रशिया वॉज द चेयर, रशिया सर्व्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग। और यही मीटिंग 2021 में भारत की अध्यक्षता में होगी। मींस ब्रिक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर्स मीटिंग विल बी हेल्ड इन 2021 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। और ब्रिक्स का जो पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे, उसको आप जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, navigate the new normal, navigate the new normal। एक संस्था ये स्लोगन दी है। ये स्लोगन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड नेविगेट द न्यू नॉर्मल? और ऑप्शन में है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ICMR, नीति आयोग और UGC। अब देखिए, ये जो है नेविगेट द नॉर्मल, ये एक व्यवहार है। ये व्यवहार जो है नीति आयोग द्वारा दिया गया है कि अपने बिहेवियर में, अपने लाइफ में
अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाइए। सैनिटाइजेशन का चेंजेस लाइए, हाथ को बारंबार धोइए, मास्क पहनिए और तब तक ये काम करते रहिए जब तक कि इंडिया में वैक्सीन नहीं आ जाता। और इस अवेयरनेस को एक अभियान के रूप में पेश किया गया है, एक कैंपेन के रूप में पेश किया गया है और नीति आयोग के साथ इसमें भागीदार हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कहने का मतलब कि नीति आयोग along with Bill and Melinda Gates Foundation has come out with a behavioral campaign कि this should be the new way of approach to deal the life. You should be healthy, you should be clean, you should sanitize yourself, you should wear mask and constantly you should wash your hands. और यही behavioral change, यही आपके व्यवहार परिवर्तन को navigate the new normal का नाम दिया गया है। navigate the new normal का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 UKIBC का पूर्ण रूप क्या है? ये भी पहले करंट अफेयर्स में UKIBC का हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन इसको एक रिवीजन के रूप में लीजिए कि UKIBC क्या है। तो UKIBC है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है ना। UKIBC यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, फिर एक गुजरात सरकार का एक है इंडेक्स टीबी, गुजरात सरकार का एक संस्था है इंडेक्स टीबी। तो UKIBC प्लस गुजरात सरकार का संस्था इंडेक्स टीबी जो है एक समझौता है, एक अग्रीमेंट है जिससे कि गुजरात और ब्रिटेन के व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। गुजरात में जो ब्रिटिश की कंपनियां हैं उसको सुरक्षा दिया जाए, उसके साथ व्यवहार बढ़ाया जाए। मींस UKIBC और इंडेक्स और आपके गुजरात का इंडेक्स टीबी एक जो है साझेदारी है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंग्लैंड और गुजरात के बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाया जाएगा। और इंडेक्स टीबी क्या है? इंडेक्स टीबी है क्या? इंडेक्स टीबी का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो, इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो। ये जो है ये गुजरात का सरकारी एजेंसी है, लेकिन UKIBC जो है ये एक NGO है, यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। UKIBC एक NGO है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और UKIBC प्लस इंडेक्स टीबी जो है, इंडेक्स टीबी ये आपके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था खोला गया है। UKIBC पे हम लोग पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कशन कर चुके थे जब ये संस्था बना था, जब ये संस्था चर्चा में आया था, और अब ये संस्था जो है कार्यान्वित हो गया है। तो दोनों पॉइंट्स को मिला के आप इसको पढ़िए। तो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है। हम एक और टेस्ट सीरीज आपको मेल कर चुके हैं और उस टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हम लोग शाम को 7 बजे करेंगे।
तो जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो आपका शाम के 7 बजे होगा। टिल देन, थैंक यू एंड लेट्स मीट एट 7 o'clock।